नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी रहेंगी निधि और अंजलि। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल देव जी और हमारे साथ समीर चौगांकर जी मौजूद हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ बाहर से जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी में उत्साह दिखाई दे रहा है। बीजेपी जोश से भरी हुई है और कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जश्न में शामिल हुए। नगर निगम की सभी 17 सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बीजेपी ने नगर पालिका पर भी जिस तरह की बढ़त बनाई है, उसमें भी साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी को एक बड़ी बढ़त हासिल है। बाकी सभी पार्टियों से कहीं आगे बीजेपी दिखाई दे रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बस पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसे एक बड़ी जीत के तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव से पहले ये बड़ा चुनाव था उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान करेगी। लेकिन ऐसे में नगर निगम में जिस तरह का परचम लहराया है बीजेपी ने, एक बड़ी जीत के तौर पर योगी आदित्यनाथ के से देखा जा रहा है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हैं, साथ ही उनके डेप्यूटी सीएम भी मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ भी जश्न में शामिल हुए तब जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हम आपको लगातार टैली भी दिखा रहे हैं। 199 नगर पालिका और इसमें भी किस तरह की बढ़त बनाई है। 17 के 17 जो मेयर हैं उसमें भी बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली। समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई नगर निगम में। जहां एक तरफ कर्नाटक से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए यह बड़ी जीत का दिन, योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी जीत का दिन। बस कुछ ही देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, इस पर वो बात करेंगे हमारे साथ। लेकिन मेहमान यहां पर बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे उनके पास जाएंगे, लेकिन हमारे साथ यहां मेहमान मौजूद हैं। राहुल देव जी, योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत तौर पर भी, मुख्यमंत्री के तौर पर भी एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जाएगा, जिस तरह की सफलता उन्होंने दिलाई है पार्टी को। राहुल देव जी, जरा सवाल दोहराएंगे अपना। योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी जीत के तौर पर, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह की जीत दर्ज की है बीजेपी ने, ये उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी एक बड़ी उपलब्धि है, पार्टी के साथ साथ। दोनों चीज़ें हैं। उनकी अपनी निजी लोकप्रियता जो लगातार बढ़ी है और अब स्थापित तथ्य है, उस पर अब कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है, किसी बहस की ज़रूरत नहीं है। और बीजेपी का अपना, उसकी संगठन की क्षमता, उसका जो विस्तार हुआ है इतने वर्षों में, नीचे के स्तर तक उसके कार्यकर्ताओं की ताकत, सब कह लें कि सब मिलाकर, कुल मिलाकर वहाँ पर उनके पास एक बहुत सारे फैक्टर सकारात्मक थे। और विपक्ष अपनी निष्क्रियता के कारण, मतलब विपक्ष को ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए। उससे उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा ज़मीन पर उतर के लड़ाई करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि वहाँ पर विपक्ष से ज़्यादा सक्रिय तो कई बार सत्तारूढ़ दल दिखाई देता है। तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर एक अपेक्षित परिणाम उत्तर प्रदेश में दिया है और इससे योगी की अपनी छवि को भी और वो चमकेगी और बीजेपी का आधार और मजबूत होगा। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही कि लोकल चुनावों में भी जो सक्रियता बीजेपी ने दिखाई है वो बीजेपी के लिए काम कर गई। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, कुछ ही देर में मुखातिब होंगे प्रेस से योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल निधि, देखिए मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं और नजारा देखिए, तमाम सिक्योरिटीज पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री यहां पर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया उन्होंने और उन्होंने ये कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने भरोसा किया और आंकड़े भी आ चुके हैं, लगभग फाइनल आंकड़े आ चुके हैं। मतलब 17 की 17 नगर निगम सीटों पर बीजेपी ने भगवा फहराया। और इसके साथ साथ नगर पालिकाओं की बात करें तो लगभग 200 से ज्यादा सीटें, और नगर पंचायतों की बात करें, माफ करें, नगर पालिकाओं में 100 से ज्यादा सीटें और नगर पंचायतों में 200 से ज्यादा सीटें। ये आंकड़े पिछली बार की तुलना में जस्ट डबल के से ज्यादा हैं और ये दर्शाता है कि लगभग 6.5 से 7 साल का वक्त होने जा रहा है और इतना लंबा कार्यकाल चलाने के बाद भी अभी भी जनता में भरोसा है। और एकमात्र चेहरा, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार कही जाती है और लोकल इलेक्शन थे, इस पूरे चुनाव की कमान खुद उत्तर प्रदेश के विपिन, आप खुद लगभग हर सीट पर गए, लगभग सभी सीटें आपने उत्तर प्रदेश की जो अहम सीटें थी उनको कवर किया। भरोसा है। एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का मुद्दा है जो बार बार उठता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो स्ट्रॉन्ग छवि योगी आदित्यनाथ ने सामने रखी है, उसकी वजह से जो शहरी मतदाता है वो उनके साथ गया है। क्या वही सबसे बड़ा मुद्दा था या उसके अलावा और क्या कुछ आपने जमीनी स्तर पर देखा, क्योंकि आपने लगभग सभी नगर निगम कवर किए?
देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, सुशासन, और तीसरी बात जो गुंडाराज और माफियावाद था उत्तर प्रदेश में, इसका खात्मा करना। ये 3-4 फैक्टर्स थे जो जनता डायरेक्ट रिलेट कर रही थी। और इस बात के चुनाव की एक खास बात यह है कि अल्पसंख्यक वोट और खासकर अल्पसंख्यक समाज को। विपिन, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त सीधे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। टीम यूपी की ओर से, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी हैं, मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी और संगठन के हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ ही सहयोगी दल श्री निषाद पार्टी के श्री डॉक्टर संजय निषाद जी और अपना दल एसके श्री आशीष पटेल जी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है। और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है, जो बड़ी ग्राम पंचायतें थी और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी, उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545
नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा नगर निगम में 1420 वार्ड हैं जिनमें पार्षदों का चयन होना था, चुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले 17 में 596 पे विजय प्राप्त की थी और अब तक जो कुल परिणाम आए हैं 794 में से 438 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चलें कि पिछली बार की तुलना में दुगने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों में जीत रहे हैं। ऐसे ही 1367 नगर पालिका परिषद के पार्षद हैं। विगत वर्ष 17 में 923 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। इस बार अभी तक 1300 यानी 5327 में से 1367 के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 638 भारतीय जनता पार्टी अभी जीत चुकी है और ये संख्या काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने जा रही है। यानी पहले की तुलना में भारतीय जनता पार्टी लगभग दुगने से अधिक पार्षद इसमें भी जीतने जा रही है। ऐसे ही नगर पंचायतों में भी 7177 पार्षद चयन होने थे। विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 664 कुल पार्षद प्राप्त हुए थे। अब तक 2457 में से जो परिणाम आए हैं उनमें से 933 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है और अभी काफ़ी बड़ी संख्या में परिणाम आने जा रहे हैं। ये मान के चले लगभग 4720 के परिणाम आने बाकी हैं। इसमें बहुतायत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम जा रहे हैं। ये सभी रुझान इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि 4 करोड़ 32 लाख मतदाताओं ने यानी 6 करोड़ से अधिक आबादी नगर निकाय में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं, 545 नगर पंचायतें हैं। इन सभी को अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो यह 762 नगर निकाय कुल आते हैं। 762 नगर निकाय में एक का पहले चुनाव हो चुका था। झांसी में एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका और गौतम बुद्ध नगर में एक नगर पंचायत सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पहले ही वहां गठित हो गया। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है और शासन की चीज़ों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी, उसका ये परिणाम हमारे सामने है। विगत वर्ष जब 2017 में चुनाव हुए थे, उस समय 16 नगर निगमों में चुनाव हुए थे और 16 नगर निगमों के चुनाव जो संपन्न हुए थे उनमें से 14 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती थी। पहली बार 17 की 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत करके एक ऐतिहासिक जनादेश को प्राप्त की है। तो देखिए, आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की यही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे मीडिया को संबोधित करते हुए, जिसमें उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा है कि जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। नगर निकाय चुनाव जो हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के बीजेपी ने एक बार फिर से लोकसभा और विधानसभा की तरह ही अपना दबदबा कायम रखा है
और कमल एक बार फिर से खिलता हुआ नजर आया है और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री सामने आए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है और कहा है कि सबको जीत का श्रेय जाता है। देखिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर उदित राज प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी मौजूद है और समीर जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलते हैं। राजीव जेटली जी, स्वागत है आपका। जेटली साहब, यूपी निकाय चुनाव में तो कमल खिल गया। अफसोस इस बात का जरूर है कि कर्नाटक में जिस तरह की उम्मीद आप लोगों को थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। लेकिन चलिए आपसे यूपी पर ही बात करते हैं। विधानसभा लोकसभा की तरह इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने निकाय चुनाव में बीजेपी की कमल को एक बार फिर से पसंद किया, आपको बधाई हो इसकी। बिल्कुल, देखिए एक मजबूत नेतृत्व जब एक प्रदेश का मजबूत नेता जब प्रदेश का नेतृत्व करता है तो उसके परिणाम आपके सामने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेहनत कहीं कम की जाती है, मेहनत हर जगह बराबर की जाती है, डिलीवरी भी बेहतर की जाती है, लेकिन कई बार संदेश पहुंचाने में कुछ कमियां रह जाती हैं जिसके खामियाजे आप देखते हैं कि हार के रूप में हमें मिलते हैं और हम उसको स्वीकार भी करते हैं जी। उत्तर प्रदेश के अंदर वो संदेश बेहतर तरीके से जनता के बीच में पहुंचा कि किस तरीके की लीडरशिप, किस तरीके का काम आपके प्रदेश में कर रही है। हो सकता है इसका अभाव कर्नाटका में रह गया हो जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। क्या मेहनत की कमी रह गई राजीव जी कर्नाटक में? आपने देखा नहीं, शायद गौर नहीं किया मैंने क्या बोला था। मैंने बोला मेहनत भरपूर की गई। हो सकता है संदेश जनता तक पहुंचाने में जहां पर जिस प्रदेश में कमी रह गई वहां हमें हार का मुंह देखना पड़ा, जिसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां संदेश बेहतर तरीके से जनता के बीच में पहुंचा वहां जनता ने अपना मैंडेट उसी संदेश के माध्यम से हमारे को दिया। क्यों नहीं पहुंचा कर्नाटक में? आपका संदेश क्यों नहीं पहुंच पाया जनता तक? कुछ कमियां जरूर रही होंगी जिनके ऊपर विश्लेषण किया जाएगा, माइक्रो लेवल पे किया जाएगा। हम तो वैसे भी विश्लेषण करते हैं, हमारी पार्टी विश्लेषण ना करती होती तो आप ये देखिए हम नीचे जब धरातल से उठे थे और उसके बाद लगभग 10 साल तक कोई भी ऐसा चुनाव नहीं था जो हम हारे। राजीव जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सफलता मिली है उसके लिए प्रमुख वजह आप क्या मानते हैं? क्या बहुत जोरदार तरीके से जो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया वही सबसे बड़ी वजह है? लेकिन शहरों में उसका असर है तो बाकी जगहों पर भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। बीजेपी का बाकी जगह पे भी, नगर पालिका अध्यक्ष में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है, उसकी क्या बड़ी वजह है? देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने सबसे ज्यादा जिस चीज का अभाव महसूस किया था, विकास तो था ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा जो अभाव था वो कानून व्यवस्था था। और आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर खुशी जताता है कि मेरा प्रदेश, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी कि ये कभी इस तरीके से स्वच्छ तरीके से हम जिसमें जी सकते हैं, जहां हमारे को सुरक्षा की भावना आएगी, जहां हमें किसी तरीके का खौफ और डर महसूस नहीं होगा, जी वो प्रदेश भी बन सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उस प्रदेश को कितनी जल्दी परिवर्तित किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनता खुली हवा हमारे साथ राजीव जेटली जी, हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो नतीजे सामने आए उसे वो कैसे देखते हैं? समीर हमारे साथ मौजूद है, समीर चागांवकर जी। समीर, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बड़ी सफलता है, पहले के मुकाबले लगभग 2 गुने से ज्यादा पार्षद जीत रहे हैं। नगर निगम में तो सुपड़ा ही साफ हो गया है, कोई है ही नहीं सामने बीजेपी के। ये जो जीत है इसमें कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। इस बीच प्रियंका गांधी कुछ कह रही है, पहले हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परम आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री DK शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं
उन सब ने अथक परिश्रम किया, उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। तो अब हम सबके दिल में यही बात होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कुछ वादे किए हैं, कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को, इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की एक नई राजनीति इस देश में उभर सकती है, जो विकास की बात करे, जो जनता के मुद्दों पर आधारित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के अंदर एक आवाज उठने लगी है, राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनेंगे, कितना सहमत हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जनता के सामने गए कुछ गारंटीज लेकर, हमें उन्हें पूरा करना है, जनता के लिए हमें काम करना है और आगे जनता ही बताएगी क्या होगा। प्रियंका गांधी को आपने सुना। प्रियंका गांधी ये साफ कहते हुए कि एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए हम बात कर रहे हैं। जनता विकास चाहती है, ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चाहती। हमने ध्यान केंद्रित रखा। सबको बधाई दी उन्होंने। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका जिक्र किया, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी लेकिन नई राजनीति की बात कर रही हैं प्रियंका गांधी। ये जो नई राजनीति जिसकी वो बात कर रही हैं, समीर आपसे मैंने बात शुरू की थी यूपी निकाय चुनाव पर प्रतिक्रिया देने को लेकर, लेकिन अब प्रियंका गांधी का ये बयान सामने आ गया है, तो पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया, बल्कि आपके पास आऊं उससे पहले राजीव जेटली की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजीव जेटली नई तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप ध्यान भटकाने वाली राजनीति कर रहे थे, वो ध्यान केंद्रित कर रहे थे विकास पर, इस वजह से जीत दर्ज हुई है। अगर ये बदलाव कांग्रेस पार्टी की सोच में आया है तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर कर्नाटक के अंदर जो जीत हासिल करी है, उस जीत के पीछे की वजहों की माइक्रो लेवल पे अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें ऐसी बातें कहीं नहीं झलक रही जिस तरीके की राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी टिप्पणी कर रही हैं, क्योंकि वहां पर भी अपने मैनिफेस्टो की शुरुआत इन्होंने पोलराइजेशन से, ध्रुवीकरण से नहीं, लेकिन राजीव जी इस बार कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को पूरा क्रेडिट दे रही है, राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही है इस जीत के लिए। क्या बीजेपी को भी लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में कमाल किया? अगर भारत जोड़ो यात्रा पे जाएंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आघात लगा है, लेकिन इस जीत की खुशी में हम खलल नहीं डालना चाहते। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर तो आपने देखा कि किन किन लोगों से मिला गया, किन पार्टियों से मिला गया, उन सभी लोगों से अपने विचार साझा किए जिन लोगों ने कहा कि मुझे इस देश की धरती पर पैर रखने में शर्म आती है, मेरे पैर गंदे हो जाते हैं, मिट्टी भी मेरे पैरों पर टच नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से मिल करके अगर कहीं राजीव जी आपके पास आएंगे, बिल्कुल आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे हार क्यों हुई आपकी कर्नाटक में, और बड़ी खबरें भी आ रही हैं लगातार। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बधाई दी है। कांग्रेस की इस प्रचंड जीत पर, कर्नाटक में जीत को लेकर शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आई हैं और ट्विटर के जरिए उन्होंने बधाई दी है कांग्रेस पार्टी को। कुछ देर पहले प्रियंका गांधी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि नई तरह की राजनीति की विजय हुई है और विकास के मुद्दे पर हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाओं में कहा है। मेरी शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस को कर्नाटक जीत की बधाई, कांग्रेस को बधाई दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। मैं चाहूंगी समीर चौगांकर जी आप भी कमेंट करें और राहुल जी आपके पास आऊंगी। पहले आप बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के लिए बधाई दी है और अब जो बीजेपी के नेता हैं वो इंट्रोस्पेक्ट भी करेंगे कि आखिर कमी कहाँ रह गई, हार क्यों हुई इतनी बड़ी। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल कांग्रेस को जीतने के लिए बधाई दी थी, तो मुझे लग रहा है ये कटसी है और बड़े नेता का भी है कि बड़ा गुण है कि बधाई देना चाहिए। अब जहाँ तक हार का प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पे मंथन करेगी कि उनकी हार क्यों हुई है। देखिए, चुनाव के पहले बहुत तय था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरीके से 35 साल का ट्रेंड है कि सरकार रिपीट नहीं होती, एक तो वो कारण भी रहा, और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री थे बसवराज बोम्मई, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में एक बहुत प्रभावशाली मुख्यमंत्री की भूमिका अदा करना। दर्शकों को मैं रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा समीर जी आपको, ये हम ट्वीट दिखा रहे हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और बधाई दी है, कांग्रेचुलेशंस किया है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की इस बड़ी जीत को लेकर बधाई दी है और ये भी कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जनता के लिए काम करेगी। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है। जो यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी जीत हुई है उसको लेकर भी इस बात को लेकर इशारा किया गया है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह कर्नाटक में काम किया है उसको लेकर भी बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने दी है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, और एक ये बड़ा जेस्चर है राहुल सर, जो ये सामने आया है प्रधानमंत्री मोदी का, और उन्होंने इस बात को लेकर इस बात को एड्रेस किया है कि कांग्रेस की जीत बड़ी है। राहुल जी, इतना दिल बड़ा तो होना ही चाहिए सियासी दलों का कि एक दूसरे को उनकी जीत पर बधाई दे, और यही प्रधानमंत्री ने किया भी अपने ट्वीट के जरिए। लेकिन राहुल जी, कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हिंदी बेल्ट में जिस तरीके से बीजेपी अपनी बात जनता तक पहुंचा पाती है, दक्षिण के इलाकों में क्यों नहीं ये बात अच्छे से, यह मैसेज कन्वे हो पाता, जिसका जिक्र खुद राजीव जी भी कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये मेरा प्रिय सवाल है, तो लेकिन उसके विस्तार में जाने का समय हमारे पास नहीं है। जी राहुल जी, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो दर्शकों को आइए दिखा भी देते हैं। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेचुलेशंस टू द कांग्रेस पार्टी फॉर देयर विक्ट्री इन द कर्नाटका असेंबली पोल्स, माय बेस्ट विशेस टू देम इन फुलफिलिंग पीपल्स एस्पिरेशंस। शुभकामनाएं दी हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, उनकी उम्मीदों को पूरा करें। मुबारकबाद दी है कांग्रेस पार्टी को उनकी बड़ी जीत पर जो उन्होंने कर्नाटका के असेंबली चुनाव में दर्ज की है, लेकिन साथ ही शुभकामनाएं दी है कि उन लोगों ने जो आप पर भरोसा जताया है, जो उम्मीद आप पे जताई है, उस पर भी आप खरे उतरे। और ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार इस चुनाव के दौरान फ्रीबीज की बात की जा रही थी। बीजेपी, वो जो गारंटी कार्ड कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसको बीजेपी का कहना था ये फ्रीबीज थी, लेकिन क्या उस गारंटी कार्ड ने अपना काम कर दिया? समीर जी, मुझे लग रहा है घोषणा पत्र का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। कांग्रेस ने, जैसे फ्री की रेवड़ी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर जो था, कांग्रेस ने उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल किया इसके अंदर। उन्होंने कहा कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपये महीना देंगे, महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा करवाएंगे, जो डिप्लोमा धारक होंगे उन्हें 1500 रुपये देंगे। तो मुझे लग रहा है इस बात का जनता के बीच असर होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। जो जेडीएस का एक गढ़ हुआ करता था ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर कांग्रेस ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके कारण, और अपनी जो घोषणा है वो बेसिकली सब गरीब लोगों के लिए थी। तो मुझे लग रहा है जो गरीब तबका है, जिनके पास बहुत सुविधाओं का अभाव है, वह कांग्रेस के घोषणा पत्र को उन्होंने माना। समीर जी, हमारे साथ उदित राज भी हैं, कांग्रेस नेता, उनसे बात कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है उदित राज जी, बहुत बहुत बधाई आपको कर्नाटक की इस बड़ी जीत को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। देखिए, ऐसा है कि यह चुनाव अंत में 15 दिन में बासवराज बोम्मई जी का फोटो कहीं नहीं, नड्डा जी भी कहीं नहीं, ये मोदी जी बनाम राहुल गांधी, मोदी बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे हुआ, और मोदी जी हारे, राहुल गांधी जीते। सीधी सीधी बात है, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव मोदी सेंट्रिक हो चुका था अंत में। तो जब हार होती है तो भी कहना चाहिए मोदी जी की हार होती है, जीत होती तो कहते हैं मोदी जी की वजह से जीत हुई है। एक बात है। दूसरी बात है कि बजरंग दल के हुड़दंगी हैं जो मारपीट झगड़ा करते वो बीजेपी के साथ गए, और बजरंग बली कांग्रेस के साथ आए। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और 40% का जो कमीशन वहाँ रिश्वत है, वो भी असर पड़ा। और इसके अलावा भी महंगाई, बेरोजगारी का असर बहुत है, पूरे देश में है। ये मैनेजमेंट करके चुनाव जीते हैं, अलग बात है। हमारा मैनेजमेंट इस समय बेहतर था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी वहाँ जा कर के जो रुक गए, और जो अंदरूनी हमारा कंट्राडिक्शन थे उसको उन्होंने कंट्रोल किया, जिसके वजह से और इसका जिक्र किया प्रियंका गांधी ने भी कि 1 महीने तक वहीं पर कैंप किया, और इसकी वजह से भी जो डिफरेंसेस थे उन्हें हम कम कर पाए और जीत हमने हासिल की। बहुत शुक्रिया उदित राज जी आपका TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ बाकी सभी मेहमान बने हुए हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर कि कर्नाटक में जो ये जीत दर्ज की है उसके क्या मायने हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, प्रियंका गांधी की बड़ी बातें, आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं और फिर उस पर चर्चा भी करें। कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ, और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार, हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया, हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है, और आज से
दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। हमारे साथ आलोक जी भी जुड़ गए हैं इस बीच। राजीव जेटली जी हमारे साथ पहले से बने हुए थे। आलोक जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम नई राजनीति की बात कर रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, राजनीति में क्या नया है कांग्रेस पार्टी की अब, जो पहले नहीं आप कर रहे थे, जो कर्नाटक में किया और जिसकी वजह से जीत दर्ज की? कुछ नया है एक्सपेरिमेंट जो हिमाचल और कर्नाटक में किया? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ कर्नाटक में हम ज़्यादा मजबूत तरीके से अपनी बात को जनता तक पहुँचा पाए, और जिस तरह से वहाँ पर 40% कमीशन की सरकार चल रही थी, महंगाई बेरोजगारी चरम पर थी, हम उसको जनता तक ले जाने में कामयाब रहे। और मोदी जी से सीखा हमने वोकल फॉर लोकल। तो मोदी जी केवल वोकल थे और हम लोकल जो मुद्दे थे उनको लेकर वहाँ पर पूरी तरह से हमलावर थे, और हमने इनको वहाँ पर कटघरे में खड़ा किया। वही चीज़ हिमाचल में थी कि हिमाचल के मुद्दों को लेकर हम लड़े, और पूरी तरह से जिस तरह से बीजेपी कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व लेकर चलती है, नेगेटिव कैंपेन करती है, जाति और धर्म की राजनीति करती है, हमने उनके उसमें न फंसते हुए हम सीधा सीधा आगे बढ़ते चले गए। लेकिन अब ये तय हो गया है, जनता मन की बात नहीं सुनना चाहती, जनता अब अपने मन की बात सुनाना चाहती है। हमने वहाँ पर जो इनका भ्रष्टाचार का डबल इंजन था उसको पूरी तरह से उजागर किया, और ये तय हो गया है कि भारत में जो जोड़ने वाले लोग हैं वो आगे आए और तोड़ने वाले भारत के लोग जो हैं राजीव जेटली जी भी आपको सुन रहे हैं। केरला फाइल्स नहीं चलेगी, मणिपुर आपको राजीव जेटली ने भी सुना, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। अगर जल रहा है उनसे ही जवाब लेते हैं। राजीव जेटली जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है और यही वजह है कि कांग्रेस को कर्नाटका में चुना गया। आपका इस पर जवाब क्या होगा? वो कह रहे हैं कि आपने मुद्दों की बात नहीं की इस चुनाव में। मुझे लग रहा था शायद कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद सुधर जाएगी और कहेगी अब हम विकास की बात करेंगे। ये फिर से वहीं आए ना कपटी राष्ट्रवाद के ऊपर, नकली हिंदुत्ववाद के। फिर भी मैनिफेस्टो का हिस्सा किसने बनाया? पीएफआई की दी हुई शर्तों को इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर डाल के जो ध्रुवीकरण किया, जो जेडीएस का जो जितना वोटर था उसको अपनी तरफ आकर्षित करके अपनी पार्टी में लेकर के आए, वो सीधा सीधा ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन हम तो शुभकामनाएं देते देते भी सोचते हैं कि अभी शायद सुधार आ गया हो। लेकिन राजीव जेटली जी, अगर उन्होंने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का जिक्र किया तो फिर उसे बजरंग बली से आपने जोड़ा, तो वो क्या था? वो तो कपटी लोग हो गए ना, बजरंग दल, हिंदू, ये सब तो कपटी लोग हो गए। जिन लोगों का वोट इन्हें चाहिए था पोलराइज करके, उनका इनको 100% 80% वोट मिल गया। बाकी लोगों का तो इनका खुद का दावा है कि बाकी लोगों को तोड़ना आसान काम होता है, बाकी तो आसानी से टूट जाते हैं। कहां पर राष्ट्रवाद की बात? मैं इसीलिए कह रहा हूं चुनाव जीतने। आलोक जी ये कह रहे हैं कि आप वोकल फॉर लोकल करते हैं, तो हमने लोकल लोगों को उन तक रीच बढ़ाई है। आप वोकल होते चले गए, हम लोकल होते चले गए। मैं तो आपसे पहले ही कहा था मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो माइक्रो लेवल के ऊपर जो संदेश पहुंचाना था, शायद हम उसमें कामयाब नहीं रहे, बावजूद उसके कि हमने ईमानदार सरकार दी। और देखिए इन्हीं की स्टार प्रचारक की लिस्ट उठा लीजिए। राजीव जेटली जी, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। छोटा सा जवाब दे दूं पहले। इन्हीं की स्टार प्रचारक की लिस्ट उठा लीजिए। स्टार प्रचारक की लिस्ट में जो 1 2 3 4 5 गिनते चले जाइए, मैक्सिमम वो लोग वो थे स्टार कैंपेनर जो बेल पर बाहर चल रहे थे और हर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा था और वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे वहां जाके। तो मैं कह रहा हूं कि चलो हम शुभकामनाएं अभी भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सुधार लेके आइए। 10 साल से जो संघर्ष कर रहे थे। आपकी बातों पर मुस्कुरा भी रहे कांग्रेस के प्रवक्ता, ऐसा कमी होता है? जो भी आप बोल रहे हैं मुस्कुराहट है क्योंकि जीत मिली है। समीर जी सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से। जी आलोक जी से। आलोक जी, अब आपकी सरकार स्पष्ट बहुमत की बन रही है। डीके शिव कुमार आपके यहाँ से मुख्यमंत्री के दावेदार है, सिद्धारमैया आपके यहाँ से मुख्यमंत्री के दावेदार है, पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर आपके मुख्यमंत्री के दावेदार है, और आपके कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब भी एक बड़े नेता हैं दलित। तो क्या मैं जान सकता हूं क्या इस बार कर्नाटका में कोई दलित मुख्यमंत्री कर्नाटक को मिलेगा? देखिए, मैं अभी एक सवाल आ रहा था कि हम जो है वहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी जो है अपनी बात क्यों नहीं पहुँचा पाई। तो उसका कारण ये था कि नोएडा के साथ ही वहाँ पर प्रभावशील नहीं रह पाए। आप
आप सवाल का जवाब दीजिए ना। समीर जी ने पूछा कि कौन कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। मैं उत्तर देता रहा, अभी उत्तर देता रहा हूं मैम, आप सुनिए तो सही। आप अपने ऊपर क्यों ले गए उसको? मैं तो कह रहा हूं कर्नाटक में गोदी मीडिया नहीं था, इसलिए हमारी जीत में मदद मिली। आप सुनिए तो सही बात को। मैं कह रहा हूं कि अभी तो विधायकों को सर्टिफिकेट नहीं मिले, अभी उसकी लड़ाई हो गई, उसकी लड़ाई हो गई। अरे भाई, असम में 42 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना, महाराष्ट्र में 41 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना, किसी ने सवाल नहीं पूछे। अभी विधायक शपथ लेंगे, कल पूरी तरह से वहां पर विधायक दल अपना नेता चुनेंगे, लेकिन अभी से इतनी जल्दबाजी हो रही है। मैं फिर इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? जल्दबाजी ना करें, लेकिन राहुल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे एक सवाल ले लेते हैं, राहुल देव जी से एक सवाल ले लेते हैं। राहुल देव जी, बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने अपना जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी भी ये स्वीकार करे कि हमारे जो मैसेजिंग है वो उस तरह की शायद नहीं रही जो कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी यही जो फ्रीबीज की बात हम बार बार कर रहे हैं, जिसको ये कहा जाता है कि सभी लोगों को वादे किए गए कि उनको बहुत कुछ दिया जाएगा, ये तो बाकी प्रदेशों में भी वादे किए जाते हैं। फिर कर्नाटक में क्या अलग था जो बाकी प्रदेशों से अलग था? कर्नाटक में कांग्रेस के कैंपेन में क्या अलग था आपके मुताबिक? राहुल देव जी। एक तो कांग्रेस, मैंने बार बार कहा फ्रीबीज की। सर राहुल देव जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आप उस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। आलोक जी, मैं बोलूं? जी बोलिए राहुल जी। दो तीन चीज़ें मुझे लगती हैं। एक तो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की आपसी स्पर्धा जो थी, उनमें खींचतान थी, उसके बावजूद कुल मिलाकर पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, उसकी संगठन एकजुट रहा और उन्होंने बहुत मजबूती के साथ अपना पहले से बने हुए आधार को और मजबूत किया। वो हवाई मुद्दों पे भटके नहीं, उन्होंने ज़मीनी मुद्दों पर अपना ध्यान बनाए रखा, फोकस उसी पे रखा। और उनका जो लक्ष्य वर्ग था, यानी जो पिछड़ा वर्ग, जो दलित, जो गरीब और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे, जो उसकी एक पारंपरिक आधार भूमि है कांग्रेस की, उसने उस पर उनकी समस्याओं को सामने लाने पर और उन्हीं पर ध्यान फोकस रखा और इसका उसको लाभ मिला है। उसने स्थानीय मुद्दों को तथाकथित राष्ट्रीय मुद्दों की अपेक्षा ज्यादा तरजीह दी। आप ये कह रहे हैं राहुल सर, आप ये कह रहे हैं कि लोकल को लेकर फोकस किया गया कांग्रेस की तरफ से, और जो वो आलोक जी कह रहे हैं। लेकिन आलोक जी, मैं फिर से उसी सवाल को पूछ रही हूँ आपसे जो समीर चौगांव सर पूछ रहे थे कि ये क्या अब लड़ाई होने वाली है कि सीएम का चेहरा कौन होगा? क्या अंतर्विरोध होगा या फिर विन विन सिचुएशन है क्योंकि जीत बड़ी है, मैसिव आपका मैंडेट है? अरे मैम, आपको पता ही नहीं चला, वहाँ लाठियाँ चल गई हैं, बरस रहे हैं, लड़ाई हो गई है, वहाँ तलवारें खिंच गई। आप भी कैसे सवाल तो नाम बता दीजिए ना, फिर खिंच गई है तलवारें तो नहीं मिले हैं और लड़ाई होगी, ये होगा तो नाम बता दीजिए फिर, अगर खिंच गई है तलवारें। मैं चाह रहा हूँ कि निधि जी 6 महीने, मैं तो कह रहा हूँ 1.5 साल हम सब रहे, निधि जी भी रहे 1.5 साल, मैं भी रहूं, सुमेरा जी भी रहे, सब रहे 1.5 साल। ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई। इतना बड़ा कर्नाटक का राज्य है। आलोक जी, ये हाइपोथेटिकल बात हो गई। इतनी प्रचंड जीत है तो फिर तो ये तय हो गया होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बहरहाल एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, कांग्रेस ने जीत के बाद भरी 2024 की हुंकार। खड़गे ने कहा ये जंग जीत ली है, 2024 बाकी है। सिद्धरामैया ने कहा सभी विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए, साथ आए तो जीत नामुमकिन नहीं है 2024 की, ये कहा सिद्धरामैया ने। तो एक बार फिर से आपको बता दें, सिद्धरामैया जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले भी और इस बार भी दावेदार माने जा रहे हैं। उनके बेटे ने एक तरह से घोषणा कर दी कि मेरे पिता मुख्यमंत्री के लिए आगे हैं। लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही है, आलोक जी, बड़ी बात कही है सिद्धरामैया ने कि नामुमकिन नहीं है अगर विपक्षी एकता दिख जाए तो 2024 में कांग्रेस ये काम करेगी। एनडीए वर्सेस यूपीए देखेंगे तो आप यूपीए आज भी यूनाइटेड है और एनडीए पूरी तरह से बिखरा हुआ है। जहां तक कुछ दल हैं, जैसे आप आम आदमी पार्टी ले लीजिए या ममता जी ले लीजिए या टीआरएस ले लीजिए जो बीआरएस हो गया है, इन लोगों ने बीजेपी के साथ 9 साल तक बड़े बढ़िया तरीके से लोग चले हैं, जबकि यूपीए अभी भी एकजुट है।
और नामुमकिन का तो प्रश्न ही नहीं है। आलोक जी तरह से उम्मीद आलोक जी, फिर यूपीए में कौन होगा? फिर यूपीए में कौन होगा? अगर आप जेडीएस के वोट में सेंध लगाकर आपकी तरफ वो वापस आ जाएगा वोट बैंक, जो पहले आपका वोट बैंक था, तो फिर आप तो खतरे के तौर पर दिखाई देंगे विपक्षी दलों को। वो आपके साथ क्यों आएंगे? तो फिर कौन सी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं सिद्धारमैया, खड़गे जी? देखिए, मुझे लगता है यूपीए में आज भी 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं और बीजेपी में 2014 में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां छोड़कर चली गई। लेकिन फिर भी सवाल कांग्रेस से, ये विपक्ष कहां है? आप बताइए ना, कांग्रेस का कौन सा बड़ा दल है जो छोड़कर नहीं है चला सर? गया? कई ऐसे लोग हैं, आपने खुद ही नाम गिना दिया, आम आदमी पार्टी का नाम गिना दिया, आपने टीएमसी का नाम गिना दिया, नवीन पटनायक भी कहते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी यूपीए में कब थी सुमेरा जी? आप इतने पुराने सीनियर एंकर हैं। वो एकता तो नहीं है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सर लौट रहे आपके पास, राजीव जेटली के पास एक बार जाना चाहूंगी। राजीव जेटली, आप देखिए कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अब हाई हो चुका है। विधानसभा कर्नाटक का जीतने के बाद अब सीधे वो 2024 के आम चुनाव की बात कर रहे हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि बीजेपी होमवर्क करने में चुनाव को लेकर सबसे माहिर है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि हिंदी बेल्ट में आप अपनी बात पहुंचा पाते हैं, लेकिन जब दक्षिण भारत की बात आती है तो वहां आप मैसेज नहीं कन्वे कर पाते हैं पब्लिक के बीच? बिल्कुल, ये कुछ कमियां रही हैं जिसके ऊपर विश्लेषण करना जिसकी बहुत सख्त आवश्यकता है कि दक्षिण के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए और आगे फर्दर धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण, जैसे आपने देखा केरला के अंदर आज पीछे हमारी 2 संगठन एक साथ हुए, इवन क्रिश्चियन भी उसमें सफरर रहे हैं। कांग्रेस किस तरीके से उसको काउंटर करेगी, कैसे उस चुनौती को? राजीव जेटली जी, लेकिन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। खड़गे जी कह रहे हैं ये नामुमकिन नहीं है। देखिए हमने कैसे जीत दर्ज की है, तो 2024 की तैयारी शुरू हो गई। यही तो चर्चा हो रही थी कि कर्नाटक में अगर जीत मिलेगी तो फिर 2024 का यहां से क्या आगाज हो जाएगा कैंपेन का? नहीं, हम तो जो नींव रख के आए हैं विकास की, हम सोच रहे थे उसकी दीवारें खड़ी करेंगे, तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटका की जनता अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बने और मुख्यमंत्री को छोड़ के ये आप केंद्र की तरफ जा रहे हैं। अरे कर्नाटका की जनता के ऊपर एक घंटे की 35-40 मिनट की डिबेट हो गई है, 40 मिनट के अंदर कुछ नहीं बोला अभी तक कि हम क्या करने वाले हैं कर्नाटका के लिए, हमारे एजेंडे में क्या रहने वाला है कर्नाटक का। जब से डिबेट शुरू हुई है, पहली शुरुआत इन्होंने ध्रुवीकरण। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया आलोक जी की ले लेते हैं। आलोक जी, कर्नाटक की बजाय आप 2024 की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के लोगों के लिए क्या करेंगे उसके बजाय ये कह रहे हैं राजीव जेटली जी। तो 2024 का सपना ज्यादा बड़ा है, कर्नाटक की जीत उसके लिए रास्ता है? सवाल मुझसे है। पिछले 1 महीने से हम बता ही रहे हैं कर्नाटक की जनता को, हमारी सरकार आएगी तो 5 गारंटी हैं, नंदिनी को बचाएंगे। और अब तो बीजेपी से सबसे पहले हमने बचाया कर्नाटका की जनता को। मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो भी विकास होगा कर्नाटका में, सिद्ध करेंगे हम। कर्नाटका की जनता, पूरा देश कर्नाटक की तरफ देख रहा था। बड़ी बात है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जीत बड़ी है, खरे उतरे हैं। ठीक है, बड़ी बात है, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, जीत बड़ी है, तो कर्नाटक की जनता के बारे में भी सोचेंगे आप और इसी जीत को प्रूव करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतना ही था सर, बहुत बहुत धन्यवाद।